इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी का जो अगला भाग है, जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक को हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं और शब्द जो है किनके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि यह जो है वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, लगातार देखें, जिससे क्या होता है कि आप लोगों को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग जो है इस वीडियो से बने रहें और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। इसके अलावा जो है इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो जो है शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शब्द देखिए, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यह शब्द जो है क्या होता है। सबसे पहले आप देखें शब्द किसको कहते हैं। शब्द जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, कलम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जल है। ये हमारा क्या है, पेंसिल है। ये हमारा क्या है, घर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दुकान है। तो आप जो देख रहे हैं कि ये कलम, जल, पेंसिल, घर अथवा दुकान, ये सारा जो है क्या है, शब्द है। क्योंकि आप देखिए, आप लोगों को हम इसके माध्यम से समझाने के लिए जा रहे हैं कि आखिर जो है शब्द होता क्या है। क्योंकि हमको परिभाषा याद नहीं लग रहा है, हमको सिर्फ समझना है। तो उसी सबसे पहले हम आप लोगों को परिभाषा बनाने के पहले एग्जाम्पल लेकर के चले हैं, जिससे आपको सही समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि ये हमारा जो है कलम, जल, पेंसिल, घर और दुकान शब्द है। तो इसमें क्या विशेषता है, ये देखिए, ये है हमारा शब्द, ये हमारा क्या है, शब्द है। तो इस शब्द में क्या है, 3 अक्षर है। एक है क, दूसरा है ल और तीसरा है म। ये जो हमारा शब्द बना है, ये 3 अक्षर मिलने से बना है। पहला नंबर में क्या है, आप शब्द के बारे में बोल सकते हैं कि शब्द वह वर्णों का सार्थक समूह है जिससे सही अर्थ निकले, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये हमारा क्या है। सबसे पहले हम इसको बात करते हैं, ये हमारा, इसको वर्ण बोलिए या फिर आप इसको जो है अक्षर भी बोल सकते हैं। वर्ण और अक्षर में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी आपका वर्ण है या फिर अक्षर है। तो ये सारा जो है वर्ण है, अक्षर है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये या तो वर्ण है या आपका अक्षर है। तो कहने का मतलब, अब देखिए, आपको शब्द की परिभाषा ऐसे याद करनी है कि वर्णों का सार्थक समूह जिससे सही अर्थ निकले, उसे वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण का सार्थक समझ रहे हैं, ये वर्ण है। वर्ण का सार्थक यानी जो साथ में, जो हमारा समूह में जो शब्द हमारा आया है, एक साथ में जो शब्द आया है, उस शब्द से हमारा सही अर्थ निकल रहा है। इस कारण से उसे जो है वर्ण नहीं, उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई, शब्द कहा जाता है। ये परिभाषा हो गया। दूसरा नंबर में
हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक में शब्द कहलाता है। देखिए भाई, ये आपको समझ में आ गया, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक में शब्द कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक बोल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं मैं, ये अगर आप इसको प्रोनाउन बोलते हैं तो ये भी तो एक शब्द है। इस कारण से यहाँ पर परिभाषा में दिया हुआ है एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक में। मैं हो गया, ठीक है, या फिर तुम हो गया। यहाँ पर देखिए तुम, ये भी जो है क्या है, सार्थक समूह है। या फिर जो है राम, ये भी एक शब्द है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये शब्द कहलाता है। तो आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये शब्द जो है, पहला नंबर पे हम बात कर रहे हैं अर्थ की दृष्टिकोण से, अर्थ की दृष्टिकोण से शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो गया आपका सार्थक शब्द, और दूसरा नंबर में क्या है? निरर्थक शब्द। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पर ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं पहला नंबर में सार्थक शब्द, पहला नंबर में आपका क्या है? सार्थक शब्द। तो यहाँ पर देख लीजिए सार्थक का मतलब क्या होता है। इस सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है सही। पहले सबसे पहले देखिए उचित। सार्थक का मतलब होता है सही सही। सार्थक का मतलब होता है सही सही, यानी कहने का मतलब है जिन शब्दों का उचित अर्थ निकले। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन शब्दों का उचित या सही अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। अब देखिए आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है कि अर्थ, यानी उसके मीनिंग के आधार पर। तो क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, पानी हो गया, ठीक है, लोटा हो गया, घर हो गया, ठीक है, पान हो गया, भोजन हो गया। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो पानी है आपका, इस पानी का अर्थ होता है, ठीक है, हम लोग इसका अर्थ लगाते हैं। लोटा ये भी अर्थ होता है, घर ये भी अर्थ होता है, पान ये भी अर्थ होता है, भोजन ये भी अर्थ होता है। लेकिन ये सार्थक शब्द हम लोग को समझ में आ गया, यानी जिस शब्द का सही
अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर की बात करते हैं, निरर्थक शब्द। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जिन शब्दों का सही अथवा उचित अर्थ या कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा हमारा परिभाषा कह रहा है जिन शब्दों का सही अथवा उचित अर्थ या कोई अर्थ ना निकले, यानी कोई शब्द है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, तो पानी के साथ एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं वाणी, पानी वाणी, ठीक है। दूसरा आता है क्या वर्ड, लोटा वोटा। तीसरा वर्ड घर वर। चौथा में क्या आता है, पान वान, भोजन। तो ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये शब्द जो है हमेशा जो है सार्थक शब्द के साथ हमेशा आता है, लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस कारण से इन शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख दिया जाता है कि निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक शब्द के साथ आते हैं, हमेशा किसके साथ आते हैं, तो सार्थक शब्द के साथ आते हैं। तो चलिए भाइयों, ये जो है हम लोग शब्द के बारे में, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा नंबर में आपका आता है प्रयोग की दृष्टिकोण से या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है आपका, एक नंबर में विकारी शब्द, बी नंबर में आता है अविकारी शब्द। तो चलिए दोस्तों, हम जो है विकारी शब्द के बारे में जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द का मतलब तो हमें पता है, ये विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जैसे हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं इसमें विकार उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। विकार का मतलब क्या होता है, खराबी आ गया। और ये खराबी क्या होता है, जैसे कोई भी चीज चल रहा है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, यानी खराब हो गया, वो बदल गया। चल रहा था, चालू अवस्था में था, बंद अवस्था में, यानी परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये विकारी शब्द वो ऐसा शब्द होता है जो लिंग, वचन या कारक के आधार पर बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका परिभाषा जो दिया हुआ है कि वैसा शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या कारक के आधार पर बदल जाते हैं। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि लिंग के आधार पर कौन सा शब्द बदलता है। लिंग के आधार पर जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई शब्द है वह पढ़ता है, तो ये पढ़ता है जो देख रहा है ये लिंग क्या है? आपका पुल्लिंग है। अब ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा? तो वह पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये पढ़ती है किसमें आ गया? ये आपका क्या है? पुल्लिंग। और ये किसमें हो गया? तो स्त्रीलिंग में हो गया। ठीक है, तो यानी यही शब्द देखिए यहाँ पर बदल गया। अब देखिए हम लोग जो है वचन के आधार पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लड़का पढ़ता है और यहाँ पर क्या होगा? लड़के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये वर्ड क्या है? पढ़ता है, और यहाँ पर वर्ड क्या है? पढ़ते हैं। तो ये जो लड़का जो देख रहे हैं वचन, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है? एक वचन हो गया आपका, ये क्या है? एक वचन है। और यहाँ पर ये बदल करके क्या आ गया? बहुवचन। ठीक है, अब देखिए लिंग वचन और कारक क्या था। अब देखिए यहाँ पर लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ता है, अब यहाँ पर क्या हो गया? पढ़ने दो। तो बदल गया। कैसे बदल गया? तो हम लोग कारक में देखते हैं, कर्ता कारक वाला चिन्ह जो है हम लोग को याद है, कर्ता में कर्म को कर्म से, तो इस तरह से ये कारक के चिन्ह के आधार पर बदल जाता है। तो दोस्तों हम लोगों को यह बिल्कुल सही समझ में आ गया कि विकारी शब्द क्या होता है। अब हम चलते हैं अविकारी शब्द की ओर। देखिए यहाँ पर अब जो है एक नंबर का हो गया, और बी नंबर में अविकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द में वैसा शब्द जो वचन, कारक अथवा लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं बदलता, लिंग के आधार पर नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, हम बात करते हैं जैसे धीरे धीरे, तो क्या ये शब्द हमारा बदलेगा? ये शब्द हमारा नहीं बदलेगा। आप किसी भी वाक्य में लगाएंगे तो आपका यह शब्द जो है धीरे धीरे ही रहेगा, या इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम बहुत। अगर ये वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पर बहुत, तो आपका क्या यह शब्द बदलेगा? तो यह शब्द नहीं बदलेगा। विकारी शब्द के प्रकार, एक नंबर में हम लोग बात किए थे विकारी शब्द के बारे में। तो विकारी शब्द जो शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के जो है ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के कौन कौन होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जैसे आप देख लीजिए संज्ञा, दूसरा नंबर में हो गया सर्वनाम, तीसरा नंबर में हो गया क्रिया, चौथा नंबर में हो गया विशेषण। तो ये शब्द आते हैं। ये जो आप चारों शब्द को देख रहे हैं
ये जो चारों आप शब्द को देख रहे हैं, ये शब्द जो है होता है, इन शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे देख लीजिए, फिर से हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग ये कमल बोलते हैं, ये जो है हमारा क्या है, संज्ञा है। या फिर हम लोग जो है गाय बोलते हैं, यह क्या है, संज्ञा है। हम लोग घर बोलते हैं तो ये क्या है, संज्ञा है। हम लोग पानी बोलते हैं, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, यानी जिससे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घर, ये सारा कुछ जो होता है वो संज्ञा है। तो ये संज्ञा, ठीक है, देखिए ये सारा जो है बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अब सर्वनाम की बात करते हैं। तो जो संज्ञा के बदले में, वाक्य में संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम में आप लोग जो है, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया मैं, ठीक है, तुम, आप, हम सब, वे लोग, ठीक है, ये सारा जो हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या होता है मित्रों, तो ये जो है हमारा सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिया की। तो हमारा ये क्रिया क्या होता है, क्रिया होता है जिससे कोई काम होने या करने का बोध होता है। जिससे कोई काम होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे देख लीजिए आप भाई, ये चलना जो है एक तरह से क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये पढ़ना जो है एक तरह से क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये बोलना जो है एक तरह से क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, ये खाना जो है एक तरह का क्या हो गया, क्रिया हो गया। यानी इसमें काम होने या करने का बोध होना। ठीक है, अब देखिए हम विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण का मतलब होता है किसी के गुण की या क्वालिटी के बारे में विशेषता बतलाना। ठीक है, अब जैसे देखिए बात क्या रहा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राम बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम देखिए बहुत नहीं लेना है, देखिए हम इसमें लेते हैं क्या है कि राम तेज है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण का मतलब होता है कि हम जो है संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। किसकी बतलाते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वह चालाक है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर विशेषण का मतलब बस जान लीजिए कि ये दोनों की विशेषता बदलाएगा, ये दोनों की विशेषता बदलाएगा, आपका हो गया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा विकारी शब्द 4 होते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार। मित्रों हम लोग अविकारी शब्द के बारे में पहले पढ़े। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसकी परिवर्तन ना हो, यानी जिन शब्दों का परिवर्तन ना हो, जो शब्द नहीं बदले उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। यह जो है 4 होता है। क्या क्या होता है, तो हम लोग जो है लिए थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब यहाँ पर आएगा क्रिया विशेषण। दूसरा नंबर में संबंध बोधक। तीसरा नंबर में विस्मयादि बोधक। चौथा नंबर समुच्चय बोधक। तो देखिए दोस्तों, ठीक से हम जो है
इसको बताना है। जैसे हम लोग क्या किए थे, देखे थे, हम लोग लिखे थे यहाँ पर संज्ञा, दूसरा नंबर में सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, आठवां विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये चार जो है, ये चार जो है क्या होता है भाई, तो इसको चार को जो है विकारी शब्द कहते हैं। चारों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और ये चारों हमारा क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अब देखिए ये चारों में जो है क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये चारों में जो है क्या होता है, नहीं परिवर्तन होता। यानी क्रिया विशेषण जो है वो ऐसा शब्द होता है, यानी हम लोग जो है क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल में लिखिए धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया क्या, क्रिया की विशेषता बतलाना। ठीक है, धीरे धीरे हो गया, बहुत तेज हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना धीरे धीरे क्या होता है। अब धीरे धीरे जो है आप इसको समझें, हम यहाँ पर लेते हैं वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि क्रिया की विशेषता बता रहा, हमारा क्रिया क्या है, ये हमारा क्रिया है। और विशेषता क्या है, ये धीरे धीरे जो है ये क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता की जा रही है, तो क्रिया की विशेषता की जा रही है। उसी तरह से आप देखें बहुत तेज, वह बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। ये चलना जो है हमारा क्या है, क्रिया है। और ये बहुत तेज जो है उसकी क्या है, विशेषण है। तो ये संबंध बोधक क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द वह शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आए तथा के साथ आए तथा अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाए। ठीक है, क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ आया और अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संबंध बोधक या संबंध वाचक या संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है संबंध बोधक अव्यय में, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, की और, के लिए, ये सारा शब्द जो है वो आपका संबंध बोधक शब्द कहलाता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा बतला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय घर के पास है। ये देखिए ये पास जो है, ये पास अपना संबंध इसके साथ भी कर रहा है और ये अपना संबंध जो है इस विद्यालय के साथ भी बतला रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
ठीक है। इस छत के ऊपर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है कि हम आपको क्या बताएं, के ऊपर, ये के ऊपर की जो बात किया जा रहा है, ये के ऊपर जो है ये अपना रिलेशन इसके साथ भी कर रहा है और एक पतंग उड़ रहा है इसके साथ भी बतला रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हैं, यानी कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए और अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है करा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। अब मित्रों इसमें देखिए कि विस्मयादि बोधक किसे कहा जाता है, तो विस्मयादि बोधक उसे कहा जाता है जिन वाक्यों से या जिन शब्दों से आश्चर्य का बोध हो, जिन शब्दों से शोक का बोध हो, जिन शब्दों से घृणा का बोध हो, जिन शब्दों से हर्ष का बोध, उसे क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। अब देखिए ये आश्चर्य क्या होता है, ये आश्चर्य जो है, आश्चर्य क्या होता है कि जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं जिन्हें हम लोग रियल में कभी नहीं देखे और अचानक उस चीज को देख लेने के बाद हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है। तो इसे आश्चर्य कहा जाता है। शोक की बात करते हैं, जैसे किसी के घर में कोई जो है मर गया या फिर किसी को बहुत ज्यादा दुख है, किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो वहां पर जो है या किसी का एक्सीडेंट हो गया देखते हैं, ठीक है, वो शोक कर रहा है। शोक करना का मतलब होता है जहां पर लोग जो है मर जाते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अपना जो है कहीं चला जाता है या किसी का अपना कोई खो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, शोक किया जाता है, रोया जाता है, कांदा जाता है, चिल्लाया जाता है। अब देखिए घृणा, घृणा को हम लोग नफरत बोलते हैं। नफरत का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक और वर्ड है इंग्लिश में आता है हेट। ये हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, ठीक है, नफरत करना, घृणा करना। जैसे होता है ना कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर कोई भी आपका मित्र है या आपका कोई शत्रु है, ठीक है, शत्रु क्या हुआ कि जो है आपका शत्रु जो है आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत आपके साथ अन्याय किया, आपको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, तो आप जो है उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस शत्रु के साथ आप घृणा करेंगे, उस शत्रु से आप क्या करेंगे, घृणा करेंगे, ठीक है, ये घृणा। हर्ष का मतलब क्या होता, खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता, खुशी। जैसे कहने का मतलब है कि हम जो है हम लोग बहुत ज्यादा खुश होकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो ये क्या होता है, खुशी होती है। मित्रों ये भी हो गया। अब समुच्चय बोधक के वाक्य होते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं समुच्चय बोधक वाक्य किसे करता है, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्य अंश आपस में जुड़ते हैं। आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मित्रों ये समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है जो हमेशा समूह में रहे। समूह, समुच्चय का मतलब होता है समूह, जो ग्रुप में रहे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्य के अंश, ये वाक्य अंश का मतलब होता है कि वाक्य का कुछ भाग, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं। आपस में क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, और या वरना किंतु परंतु इसलिए एवं, ये सारा जो शब्द आप लोग देख रहे हैं मित्रों, ये सारा शब्द जो है क्या है, ये इन शब्दों के द्वारा जो है एक से अधिक वाक्य को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, हम बात करते हैं, वह घर जाता है, और इस काम को करता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये पहला वाक्य वह घर जाता है, और इसी के कारण से यहाँ पर इस वाक्य को जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा में हम देखते हैं, राम पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये और ये जो जुटा है, इसी के कारण से जुटा है। अब देखिए एक और उल्लेख लेते हैं, तुम मेहनत करो वरना पछताओगे। तो यहाँ पर इसी के कारण से जो है जुटा है। तो ये हमारा जो है हो गया, दूसरा नंबर में हो गया, अर्थ की दृष्टि से शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, ये भी हो गया। प्रयोग की दृष्टि से जो है विकारी और विकारी हो गया, और विकारी कितने तरह का होता है, ये भी हो गया, और अविकारी कितने तरह के होते हैं, ये भी हो। तीसरा नंबर में बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों, ये तत्सम जो शब्द देख रहे हैं, तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, ठीक है, जिसे संस्कृत से लाया गया है। किससे लाया गया है, संस्कृत से। जिन शब्दों को संस्कृत से लाया गया है और जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, जल ये देख रहा है, अग्नि, ठीक है, पृथ्वी, ये सारा जो शब्द जो है हम लोग हिंदी भाषी लोग जो है यूज करते हैं, इसी के रूप में करते हैं। ये जल जो है, अग्नि जो है, ये पृथ्वी जो है, ये इसी के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यह शब्द जो है क्या कहलाता है, तो तत्सम शब्द कहलाता है। तो तत्सम शब्द जो है, फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से लाया गया है और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उसी तरह हूबहू किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम जो है दूसरा देखते हैं। अब देखिए ये जो है क्या है, अपनी तो देखिए तद्भव शब्द क्या होता है, जिन शब्दों को संस्कृत से लाया गया है। किससे लाया गया है, संस्कृत से लाया गया है, लेकिन हिंदी में उसका जो है रूप बदल कर प्रयोग किया जाता है। रूप बदल कर या रूप बिगाड़ कर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रूप बदल कर या रूप बिगाड़ कर, या रूप क्या है, बिगाड़ कर प्रयोग किया जाता है। रूप बिगाड़ कर प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तद्भव। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका हम बात करते हैं, आपका जल को किसमें बदल दिया गया, हम जल को क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है।
अग्नि को क्या बोलते हैं भाई? अग्नि को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आग। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये धरती। ये जो शब्द है, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, बस देखिए एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो बस याद रखना है कि जो शब्द हूबहू संस्कृत का हो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, लेकिन जो शब्द संस्कृत का हो और उसका रूप बदल गया है उसको क्या कहा जाता है? तो तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर में समझना आ गया। तीसरा नंबर में देसी का बात करते हैं, या देशज भी बोल सकते हैं, इसे देसी बोल सकते हैं या देशज भी बोल सकते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हमारे देश में किया जाता है और जिसका उत्पन्न जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, बस सीधा सीधी जानिए, जो शब्द हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें देसी शब्द या देशज शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए हम लोग लोटा बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, ठीक है, द्वार बोलते हैं, ठीक है, ये हम लोग जो है डाक बोलते हैं। तो ये हम लोग जो है हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस तरह से ये शब्द जो है, जिन शब्दों का प्रयोग जो है हमारे देश में किया जाता है और उसका उत्पत्ति भी हमारे देश में हुआ है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो देशज शब्द बोलिए या देसी शब्द, उन शब्दों को देसी शब्द या देशज शब्द कहा जाता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं चौथा, विदेशी। विदेशी शब्द में क्या होता है कि जो शब्द विदेश भाषा से आए हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषी लोग करते हैं लेकिन वह शब्द विदेश से आया है। ठीक है, जो शब्द विदेश से आया है, जैसे आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लास, CLASS, क्लास। ठीक है, या फिर आप लोग जो है हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। ठीक है, या हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास। ठीक है, तो ये सारा जो वर्ड है, ये सारा जो वर्ड है, जो वर्ड विदेशों से आए हैं, जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, अपने देशों में करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, ये संकर क्या होता है? संकर वैसा शब्द होता है जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, वैसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, एक शब्द देसी तथा दूसरा शब्द विदेशी होता है। ठीक है, यानी यहां पर कहा जा रहा है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं संकर शब्द को, यह शब्द जो है एक अपने देश का होता है, एक विदेश का होता है। ये दोनों मिलकर के जो शब्द बनते हैं उसे जो है संकर शब्द कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर टिकट घर या फिर जेल खाना। आप ये जो टिकट जो देख रहे हैं, ये क्या है? आपका अंग्रेजी वर्ड है, और ये क्या है? हिंदी वर्ड है। ये भी हमारा अंग्रेजी है और ये भी हमारा हिंदी है। तो ये दोनों वर्ड मिलकर के जो वर्ड बना है, दोनों शब्द मिलकर जो शब्द बना है उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो मित्रों, यह जो था आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये 5 भेद हो गए। अब हम लोग बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद।
देखिए मित्रों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला नंबर में क्या होता है? रूढ़ शब्द, रूढ़ बोलिए। दूसरा नंबर में क्या है? यौगिक। तीसरा नंबर में क्या है? योग रूढ़। तो चलिए मित्रों, हम ये तीनों के बारे में समझेंगे कि क्या होता है रूढ़ शब्द, क्या होता है यौगिक शब्द और क्या होता है योग। हम लोग देखते हैं ये रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले। जैसे देख लीजिए, हम लोग जो है लिखते हैं ये जल, ये हमारा क्या है? शब्द है। ये कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। तो अगर हम जल को तोड़ते हैं, जल को अगर हम तोड़ते हैं, एक जौ में टूटेगा, दूसरा में लौ में टूटेगा। ये क्या? जल का कोई मतलब है? जौ का मतलब क्या है? ये वर्ण है। जल का क्या कोई अर्थ? जौ का कोई अर्थ नहीं हो रहा, लौ का भी कोई अर्थ नहीं हो रहा। तो ये कहने का मतलब है कि रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब जैसे देखिए, हम लोग बात करते हैं, अगर ये शब्द है हमारा कम, तो इसका कोई अर्थ आ रहा है, लेकिन हम इसको क प्लस म अलग कर देंगे, क्या कोई अर्थ आएगा? तो इसका कोई अर्थ नहीं। ये आपका क्या हो गया? रूढ़ शब्द। तो आप लोग को यह जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द क्या होता है? यह वैसा शब्द होता है जो एक से अधिक शब्दों से मिल करके बने होते हैं, जिनको तोड़ने पर अर्थ निकलता है। यानी यहाँ पर रूढ़ में क्या था? कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन जिनको तोड़ने पर अर्थ निकलता है, जिनको तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करना है, यौगिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनको तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हिमालय, हिमालय यानी ये हो गया हिम जोड़ आलय। अब देखिए, ये हिम का मतलब भी आता आ रहा है बर्फ, और आलय का मतलब ये घर, ये भी आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं देवघर, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो देव अलग होगा और घर अलग होगा। देव का मतलब भगवान और ये घर का मतलब भगवान का। चलिए अगला हम इसमें जो है बात करते हैं पाठ, और ये है शाला। ये क्या होता है? पाठ और प्लस शाला। ये जो है पाठ का मतलब होता है जहाँ विद्या होता है, जहाँ विद्या, ठीक है, का घर होता है, ठीक है, या ये आप लोग देख लिया। तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ के बारे में। तो देखिए, योग रूढ़ वैसा शब्द होता है जिनको तोड़ने पर कोई विशेष अर्थ निकले, जिनको तोड़ने पर कोई विशेष अर्थ निकले। यानी देखिए, बात है कि इसमें और इसमें तीनों एक जैसा है, तीनों में कुछ अंतर है। क्या है? इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसमें अर्थ निकलेगा, अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकले। लेकिन इसमें जो है तोड़ने के बाद जो अर्थ उसका निकले, उसका जो है, इसमें क्या होता है? खास अर्थ निकलता है, खास। इसमें क्या होता है? खास अर्थ आपका निकलता है, ठीक है। योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिनको तोड़ने पर कोई खास अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, हम बात करते हैं ये दशानन। अब देखिए, ये जो है 10 जोड़ आनंद। अब ये दशानन यहाँ पर जो है रावण के लिए यहाँ पर संबोधन किया गया। 10 का मतलब होता है जिसके पास आनंद का मतलब 10 का मतलब 10 हो गया, और आनंद का मतलब हो गया माता। जिसके पास 10 माता, तो जिसके पास 10 माता, और यहाँ पर जो है इसका किसका संबोधन किया गया? तो रावण का। अब देखिए दूसरा नंबर, लंबोदर। यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? लंबा, और जोड़ उदर।
यानी जिसका पेट लंबा हो। तो भाई पेट लंबा तो बहुत सारे आदमी का होता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग हम सिर्फ जो है गणेश भगवान के लिए करते हैं, लंबोदर शब्द का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज शब्द जो है, ये अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये 4 भुजा निकलता है, लेकिन ये 4 भुजा सिर्फ जो है विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगभूत शब्द।